मैं एक बहुत बदनसीब लड़की हूँ। खूबसूरती की वजह से सारे के सारे मर्द मेरे साथ सोना चाहते हैं। यहाँ तक कि मेरे बाप ने भी मुझे नहीं छोड़ा। मेरे साथ मर्द चाहे जैसा चाहे कर सकते हैं। एक दिन मेरे कमरे में एक लड़का आया। उसने मेरे साथ जो किया उसे जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने मेरे साथ आज मेरे दोस्त ने मुझे एक बेहद खूबसूरत और दिलकश लड़की की तस्वीर भेजी थी। आज से पहले मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। देखने में उस लड़की की उम्र ज़्यादा नहीं थी, लगभग 19 साल की होगी। उस लड़की की फ़ोटो को देखकर मैंने उस समय अपने दोस्त को कॉल किया और उससे पूछा कि मैं इस लड़की के साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, क्या ये संभव है? तो वो कहने लगा हाँ, लेकिन वो एक रात के कम से कम 10,000 लेगी। मैंने कहा इतनी खूबसूरत लड़की 10,000 तो छोड़, मैं 1 लाख भी देने को तैयार हूँ, बस तू मेरी सेटिंग कर दे। मेरा दोस्त कहने लगा कि ठीक है भाई, तू बस तैयार हो जा, मैं कुछ देर में तुझे बताता हूँ। अपने दोस्त का फ़ोन रखने के बाद मैं तैयार हो गया। मैं इस लड़की से किसी भी तरह मिलना चाहता था, इसके बारे में जानना चाहता था। अब मैं अपने दोस्त की कॉल का इंतज़ार कर रहा था। मैं पेशे से एक रिपोर्टर हूँ और नई नई खबर ढूंढ कर निकालना मेरा काम है। मैं इस लड़की से मिलकर ये जानना चाहता था कि आखिर ये लड़की इस धंधे में कैसे आई, वो भी इतनी कम उम्र में। मेरा दोस्त अक्सर मुझे ऐसी लड़कियों की तस्वीर देता था जो इस तरीके के काम किया करती थी। मैं तो बस यही जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि इस लड़की की कहानी क्या है। मुझे यकीन था कि कहानी बहुत ही धमाकेदार होगी। अगर मुझे ये कहानी मिल गई तो मेरे चैनल की रेटिंग बहुत तेज़ी से ऊपर हो जाएगी और साथ साथ मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगा। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं तेरा उस लड़की के साथ आज रात 10 बजे टाइम सेट कर दिया है, और साथ ही साथ उसने मुझे ये भी बताया कि मुझे उससे कहाँ और कैसे मिलना है। उसकी बताई हुई जगह पर मैं समय से पहले ही पहुंच गया। वो बेहद छोटा सा गांव था जहां कच्चे छोटे घर बने हुए थे। मेरे दोस्त ने बताया पते पर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से उस लड़की ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर मुस्कुराई और मुझे अंदर आने के लिए कहा। उसके पास से गुजरते हुए बेहद ही खुशबू आ रही थी। मैं उसके कमरे में जाकर बैठ गया। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर कुछ ही देर में वो लड़की खुद मेरे बराबर में आकर बैठ गई। वो फोटो से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने उस लड़की से कहा तुम सामने वाले सोफे पर बैठो। वो मुझे बेहद हैरानी से देखने लगी और सामने वाले सोफे पर बैठ गई। जब मैंने उसका नाम पूछा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैंने उससे उसकी हंसी की वजह पूछी तो वो कहने लगी कि नाम में क्या रखा है, नाम तो कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ जिस काम के लिए आए हैं मैं उस काम के लिए तैयार हूँ। और धीरे धीरे वो अपने कपड़े उतारने लगी और कहने लगी कि अभी 1 घंटा बाकी है, आप जो चाहें जैसा चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। मैंने उसे वहीं रोक दिया। वो मुझे अपना ग्राहक समझ रही थी। रोज़ उसके पास कितने ही लोग आते थे। मैंने उसे हंसते हुए बताया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का कोई गलत काम नहीं करने आया हूँ। तुम मुझे बेहद खूबसूरत लगी, तो मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता था, इसलिए आया हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में बताओगी? मैंने जानबूझकर रिपोर्टर वाली बात उससे छुपाई थी ताकि वो बिना डरे और बहुत ही आराम से मुझसे बात कर सके। मेरी बातों को सुनकर पहले तो बहुत हैरान हुई, फिर कहने लगी कि मैं इतने सालों से इस धंधे में हूँ, आज तक मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो मेरे पास आया हो, उसने मेरे साथ कुछ ना कुछ किया हो, जो मुझे सिर्फ बातें करने आया हो। आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं? इतना समय हो चुका है इस धंधे में कि मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। उसकी आंखों में बोलते हुए आंसू आ गए थे और उसके शब्दों में बहुत दर्द था। धीरे धीरे उसने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया। वो कहने लगी कि मेरा नाम शालिनी है। मेरी माँ मुझे बेहद प्यार करती थी, लेकिन शायद मेरा इस दुनिया में पैदा होना ही मेरी बदनसीबी था। मेरे पापा तो मुझे और मेरी माँ को समाज के भरोसे छोड़कर चले गए। मैं उस समय सिर्फ 5 साल की थी। मेरे पापा को एक बेटे की चाहत थी।
जब मैं हुई उसके बाद से मेरी माँ दोबारा कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। न जाने उन्हें क्या परेशानी हो गई थी। एक बेटे के इंतजार में मेरे पापा ने मेरी माँ के साथ 6 से 7 साल गुजारे थे, लेकिन जब उनको यकीन हो गया कि मेरी माँ दूसरी औलाद को जन्म नहीं दे सकती तो वे अलग हो गए। मुझे क्या पता था कि ये तो मेरी बदनसीबी की सिर्फ शुरुआत है। मेरे पापा हर रोज मुझे बहुत मारते थे और साथ ही साथ मेरी माँ पर भी बहुत जुल्म करते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि 2 वक्त की रोटी के लिए मेरी माँ को मेरे पापा के आगे हाथ पैर जोड़ने पड़ते थे। मेरी माँ मेरे पापा से इतना परेशान हो जाती थी कि वो मुझे भी भला बुरा कहने लगती थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता था कि मेरे वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मेरे पापा ने मुझे कभी भी मेरे नाम से नहीं बुलाया था। वो मुझे हमेशा बोझ कहते थे। मेरी माँ मुझे अक्सर कहती थी कि अगर तेरी जगह मैंने किसी बेटे को जन्म दिया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। और उसके बाद मुझे अपने गले से लगाकर बहुत ज़्यादा रोने लगती थी। मैं अपनी माँ की स्थिति समझ सकती थी। मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरे पापा की वजह से मजबूर भी थी। एक दिन ऐसा भी आया जब मेरे पापा हम दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चले गए। वो कहने लगे कि अब मैं तुम दोनों को नहीं पाल सकता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अब एक ऐसी औरत है जो मुझे बेटे का सुख दे सकती है। तेरी माँ की तरह नहीं है। वो दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। उस दिन मेरी माँ बहुत रोई थी। वो दिन सबके पीछे मुझे जिम्मेदार मान रही थी। अब मैं और मेरी माँ इस दुनिया में अकेले रह गए थे। मेरे नाना नानी तो बहुत पहले ही स्वर्ग पधार चुके थे और मेरी माँ को अपने भाइयों से किसी तरह की उम्मीद नहीं थी। उन्हें अक्सर यही लगता था कि इन सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। मैं अपनी माँ की नज़रों में खुद के लिए नफरत महसूस कर रही थी। जब से पापा गए थे तब से 2 वक्त की रोटी भी हमारे लिए मुश्किल हो गई थी, लेकिन मैं उनकी बेटी थी ना, वो मुझे कैसे छोड़ देती। मेरा पेट पालने के लिए उन्होंने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। हर रोज न जाने कितने ही मर्दों की हवस भरी नज़रों का शिकार होती थी। हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही थी। एक दिन मेरी माँ की मुलाकात मोहल्ले में रहने वाले अंकल से हुई थी। वो मेरे पापा के बहुत पुराने दोस्त थे और मेरी माँ को भी अच्छे से जानते थे। मेरी माँ को इस तरह से लोगों के घरों में काम करता हुआ देख उन्हें बहुत दुख हुआ। माँ की ये हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। वो अंकल मेरी माँ की हर संभव मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरी माँ से शादी करने को कहा। अंकल एक अच्छे परिवार से थे जिनका अपना घर था। अंकल की शादी अभी तक नहीं हुई थी। मेरी माँ की मजबूरियों को देखते हुए उन्होंने मेरी माँ को शादी का प्रस्ताव दिया था। अंकल में किसी तरह की कोई बुराई नहीं थी। मेरी माँ शादी के लिए मना भी क्या करती। वो मुझे भी मेरी माँ के साथ अपनाने के लिए तैयार थे। अब इससे ज़्यादा मेरी माँ को किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं थी। परिवार में एक मर्द का होना बेहद ज़रूरी होता है। कुछ दिन बाद अंकल ने मेरी माँ से शादी कर ली और मुझे और मेरी माँ को अपने घर लेकर के गए। अपनी शादी के दिन ही अंकल ने मुझे अपनी गोद में बहुत ही प्यार से उठाया और मुझसे कहा था कि आज से तो मेरी बेटी हो। दिन यूं ही बीते जा रहे थे। अंकल मुझे बहुत प्यार करते थे। शुरू में उनको अंकल कहकर ही बुलाती थी, लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे बहुत ही प्यार से समझाया, बेटा मुझे पापा कहा करो, तुम मेरी बेटी ही हो। अपने पापा को वो रूप तो मुझे आज भी याद है। उनके आगे अंकल को पापा कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उनके प्यार को देखकर धीरे धीरे मुझे भी उनसे प्यार हो गया और मैं अपने पापा को तो जैसे भूल ही गई। उस दिन से अंकल ही मेरे पापा थे। वो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनसे शादी के बाद मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया था। अब मेरी माँ की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। हमारी ज़िंदगी में अच्छा खाना पीना, रहन सहन सब था। हर त्योहार समय समय पर पापा मुझे बहुत सारी ड्रेस दिलाते थे। उन्होंने मेरे परवरिश में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी। अंकल के एक दोस्त थे जिनका नाम सुधीर था। सुधीर अंकल लगभग हमारे घर रोज ही आया करते थे। वो मेरी माँ से भी बहुत अच्छे से बातचीत किया करते थे। कई बार तो पापा नहीं भी रहते तो वो आते थे। वो घंटे आराम से बैठकर मेरी माँ से बात किया करते थे। काफ़ी साल इसी तरीके से गुजर गए।
अब मेरी उम्र लगभग 15 साल की हो गई थी। पापा ने मेरा इतना ध्यान रखा था कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी। 15 साल की उम्र में भी मैं जवान और खूबसूरत दिखने लगी थी। मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव हो चुके थे। अचानक एक बच्ची से एक जवान खूबसूरत लड़की हो गई थी। मेरा कद भी अच्छा खासा था। माँ मुझे अक्सर कहा करती थी कि पापा के सामने और अंकल के सामने चुन्नी ओढ़कर ही जाया करो। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि मेरी माँ को मेरी सुरक्षा का एहसास बहुत परेशान करने लगा। उन्होंने मुझे पापा और अंकल दोनों के पास जाने से मना कर दिया था। वो मुझे बिल्कुल भी उनके सामने नहीं जाने दिया करती थी। अक्सर मुझे बहाने से मेरे कमरे में भेज दिया करती थी। वहाँ दोस्त बनाने की इजाज़त तो मुझे कभी थी ही नहीं। माँ के ऐसे व्यवहार ने मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा भी आता था। पापा ने या अंकल ने मेरे साथ अभी किसी तरह की कोई अजीब हरकत नहीं की थी। मैं तो कहूँगी कि मुझे अपने पापा से भी ज़्यादा प्यार दिया था उन्होंने। फिर माँ को ये डर जाने क्यों महसूस हो रहा था। एक दिन मुझे मेरी माँ ने कहा कि बेटा तुम जाओ, जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने उनसे पूछा कि क्यों माँ, हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तुम बस बहुत अच्छे से तैयार हो जाओ। और ये कहकर उन्होंने मुझे दूध दिया और कहा इसको पूरा ख़त्म कर लेना और तैयार हो जाना जब तक मैं और पापा बाज़ार से आते हैं। दूध पीने के बाद मैं अच्छे से तैयार हो गई। उसके बाद मुझे न जाने क्यों बेहोशी का एहसास होने लगा था और कुछ ही समय बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में बिस्तर पर थी। जब मेरी आँख खुली तो मेरी माँ मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ क्या हुआ है मुझे। माँ ने बताया कि बेटा तुम वॉशरूम में पैर फिसलने से गिर गई हो और तुम्हें बहुत चोट आई है। उस दिन जब हम बाजार से आए तो तुम हमें खून से लथपथ बाथरूम में पड़ी मिली थी। और ये सब बोलते हुए वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा घबराई हुई और परेशान लग रही थी। पापा मेरे पास आए और उन्होंने बड़े ही प्यार से मेरे माथे को चूमा और कहने लगे कि मेरी बेटी तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, कुछ दिनों में तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी और हम सब घर चलेंगे, अभी तुम बिल्कुल ठीक हो। वो मुझसे पूछने लगे कि क्या तुम्हें कुछ याद है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम कैसे गिर गई। मैं अपने दिमाग पर जोर डाला कि मुझे कुछ याद आ जाए, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। तभी मेरी माँ कहने लगी कि बेटा तुम आराम करो, तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, अपने दिमाग पर बिल्कुल भी जोर मत डालो, ये सब बात बात में हो जाएगी। पापा ने मेरी माँ को कहा कि तुम घर जाओ और घर जाके आराम करो। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। काफ़ी समय से उन्होंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था। तो मैं घर चली गई। मैं लगभग 5 दिन हॉस्पिटल में रही थी। उन दिनों पापा ने मेरी बहुत देखभाल की, अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी। कुछ दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली और मैं घर आ गई। चोट लगने से मेरा बहुत खून बह गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होती थी। हमेशा एक बेचैनी सी रहती थी, पर मैंने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई थी क्योंकि वो पहले ही बहुत परेशान थी। घर आने के बाद माँ और पापा दोनों ने ही मेरी बहुत ख्याल रखा था। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई थी। मेरी माँ ने मुझे पीने के लिए दूध दिया और मुझसे कहा बेटा कल से तुम्हें स्कूल जाना है, बहुत दिनों की छुट्टी हो गई है तुम्हारी। जब तुम स्कूल से आओगी तो हम तुम्हारा जन्मदिन बनाएंगे। तुम्हें याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम तैयार रहना, इसलिए कहा था क्योंकि मैं और पापा तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेने गए थे। तुम्हें अपना जन्मदिन याद नहीं था, वो गिफ्ट अभी तक वैसा ही रखा हुआ है। जब तुम स्कूल से आओगी तो हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे, तब तुम गिफ्ट खोल कर देखना। माँ का दिया हुआ दूध पीने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और लाइट बंद करके लेट गई। पता नहीं लेटते ही मुझे क्या हुआ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ बहुत तेज़ी से घूम रहा है। कुछ अजीब सी बेहोशी लग रही थी, हाथ पैर नहीं उठ रहे थे। ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि मुझे अपने कमरे में किसी के आने का एहसास हुआ। जब देखा वो रमेश अंकल थे, यानी कि मेरे पापा। मैं चुपचाप आंखें बंद करके लेटी रही, लेकिन इससे पहले कि
मैं कुछ करती, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सबसे पहले मेरा माथा चूमा और उसके बाद उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही कि मैं जानबूझकर अपनी आंखें खोली ही नहीं। मैं जानना चाहती थी कि आखिर वो पूरी बात क्या है। मैं चुपचाप आंखें बंद करके वो सब सुन रही थी। उसके बाद उन्होंने मेरे हाथ और पैर बांध दिए। इससे पहले मैं अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती, वो मेरे साथ सब कुछ कर चुके थे। उन्होंने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो उनको मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मेरी इज्जत के साथ खेला था और मुझे धमकाया था कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, नहीं तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उनकी बातों को सुनकर मैं बहुत डर गई थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। माँ ने मुझसे कहा कि तुम आज स्कूल मत जाओ, आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और वो मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गई। मैं इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि मैं अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। कुछ देर में डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और उन्होंने माँ को कुछ बताया। डॉक्टर की बात सुनकर माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने माँ को कहा कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो क्या बोल रही है। मेरी माँ ने डॉक्टर से कहा, ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत छोटी है। पर डॉक्टर ने कहा यही सच है। मुझे अच्छी तरह पता था वो बच्चा किसका होगा। अगर माँ ने मुझसे पहले पूछा होता तो मैं उन्हें नहीं बता पाती कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। लेकिन कल रात की बात के बाद मैं जानती थी ये बच्चा किसका है और ये सब कुछ किसने किया है। कल रात को जब रमेश अंकल मेरे साथ आए थे तो उन्होंने मुझे सब कुछ बताया था कि वो मेरे साथ ही गलत काम कब से करते आ रहे हैं। उस दिन जब मेरा जन्मदिन था तो उस दिन उन्होंने मेरे साथ किया था। मैंने अपनी माँ को बिना डरे सब कुछ बता दिया, पर जैसे कि मुझे उम्मीद थी उनको मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ। मेरी बात को सुनते ही मेरी माँ ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा दिया और कहने लगी कि हाँ, तुम्हारे पापा ने तो मुझे बहुत पहले ही बता दी थी कि तुम्हारी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। इस वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे पापा और सुधीर अंकल के आसपास रहने से मना किया था। मैं तो यही चाहती थी कि वो लोग तुम्हारे बारे में कुछ गलत राय ना बनाएं, लेकिन रमेश बिल्कुल ठीक थे। तुम ऐसी ही हो, पता नहीं कब से इस गलत रास्ते पर चल रही हो। मेरी माँ तो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी थी। उन्होंने गुस्से में मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया और जब शाम को अंकल आए तो उन्होंने मेरी प्रेग्नेंट होने की बात बताई और साथ में ये भी बताया कि मैंने उनका नाम लिया है। वो गुस्से में मेरे कमरे में आए, मुझे पीटने लगे, कहने लगे कि मैं तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया और तुम ये क्या कह रही हो मेरे बारे में। पर आज मैं कहाँ चुप रहने वाली थी। वो मुझे पीटे जा रहे थे और मैंने उन्हें कहा कि कल रात को जब आप अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे कमरे में आए थे और आपने मुझे जो भी बातें की थी वो सब मैंने सुनी थी। आप यही कह रहे थे। उस दिन जब आप और माँ मेरे लिए गिफ्ट लेने गए थे तो आपने माँ से ऑफिस का बहाना बनाकर घर वापस आ गए थे और जो दूध माँ ने मुझे दिया था उसमें आपने बेहोशी की दवा मिला दी थी और मेरे बेहोश होने पर आपने मेरा फ़ायदा उठाया और आपका झूठ पता न चले इसलिए आपने मुझे वॉशरूम में ले जाकर धक्का दे दिया। यही कहा था ना आपने। मेरी बात सुनकर वो अनजान बन रहे थे कि जैसे ये सब झूठ है। वो मुझे और ज़्यादा पीट रहे थे और मेरी माँ को कहने लगे कि कैसी बेटी पैदा की है तुमने, मैंने इसको अपनी बेटी जैसा प्यार दिया और ये आज मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रही है। मेरी माँ अभी तक इस स्थिति में नहीं थी कि वो सही गलत में फ़र्क कर पाती। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, क्योंकि इतने सालों में अंकल ने भी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी कि मेरी माँ को उनके ऊपर जरा भी शक होता। आखिरी में मेरी माँ को कह दिया था कि अब मैं इस लड़की को अपने घर पर नहीं रखूँगा। मेरी माँ ने उनके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े कि मेरी बेटी को घर पर रख लो, इसे बाहर मत निकालो, मैं उसे समझा लूँगी। लेकिन वो नहीं माने। उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि वो आगे जाकर पकड़े भी जाएं। उन्होंने कहा कि वो मुझे वहाँ नहीं रख सकते और ये कहकर अपने कमरे में चले गए।
मेरी माँ ने मेरा अबॉर्शन करवा दिया और घर में सब ने मुझसे बात करना बंद कर दी थी। मेरी माँ को तो लगता था कि उनकी ये शादी भी कहीं मेरी वजह से ना टूट जाए। मैं कमरे में पड़ी रहती थी। मौका पाकर अंकल मेरे पास आते थे और अपनी हवस मिटाते थे। मैं चुपचाप लाश की तरह पड़ी रहती थी। मैं क्या बोलती, मेरी बात को सुनने वाला कोई नहीं था और ना ही कोई यकीन करने वाला था। फिर सुधीर अंकल का भी हमारे घर में आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उनकी नज़रों में भी मेरे लिए गंदगी दिखाई देने लगी थी। मेरी माँ को तो मुझ पर भरोसा था ही नहीं। इन सब बातों से मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचती थी। एक दिन मैंने वो घर छोड़ दिया और दूसरे शहर में रहने चली गई। वहाँ जाकर मैंने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी जवानी मेरी मुसीबत बन गई थी। एक दिन मुझे मेरी एक दोस्त मिली। उस लड़की ने मुझे इस काम के बारे में बताया। उसने मुझे कहा कि इस काम में कम समय में बहुत पैसा है। मेरे पास तो खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं बचा था। सब कुछ तो मैं पहले ही गंवा चुकी थी। मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। अगर मैं कोई नौकरी करती तो भगवान जाने मुझे कब पैसे मिलते और मेरी ज़रूरत कैसे पूरी हो पाती। इसलिए मैंने इस काम को चुना जहाँ पर लोग पैसे देकर मेरे वक्त को खरीद लेते हैं, कभी थोड़ा कम तो कभी थोड़ा ज़्यादा। अपना कुछ समय मैं मर्दों को देती हूँ और वो मुझे पैसे दे जाते हैं। कई बार तो मेरे पास ऐसे मर्द भी आते हैं जो मुझे इतनी तकलीफ़ पहुँचाते हैं कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, लेकिन वो तकलीफ़ मेरे परिवार की तकलीफ़ से बहुत कम है। अंकल ने मुझे जितनी तकलीफ़ दी है उसके आगे मुझे हर तकलीफ़ कम लगती है। ज़िंदगी में माँ बाप का सुख था ही नहीं। ये बात बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। मैं खामोशी से ये बात सुने जा रहा था। मैं एक छोटा सा रिकॉर्डर लेकर वहाँ गया था। उसकी बोली हुई सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई थी। उसने पहले से ही इतना धोखा खाया हुआ था। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे और कोई धोखा दे पाता। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं तुम्हारी बोली हुई हर एक एक बात को रिकॉर्ड कर लिया है। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं यहाँ आ गया। मेरी बातों को सुनकर वो बहुत हैरान रह गई थी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम चाहोगी तभी मैं ये न्यूज़ आगे चलाऊँगा, अगर तुम मना करोगी तो मैं इसे अभी यहीं डिलीट कर दूँगा। तुम जैसा कहोगी वैसा होगा। मैं दोनों ही बातों में तुम्हारा सम्मान करूँगा। वो रोते हुए मुझसे कहने लगी, अगर आप ये न्यूज़ को चलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? मैंने उससे कहा कि शायद कोई लड़की इस तरीके के लोगों से बच जाए और उसकी कोई मदद हासिल हो और उसे इतनी हिम्मत आ जाएगी इस बारे में, वो खुलकर बात कर पाएगी। उसने मुझसे कहा कि आप इस न्यूज़ को चला सकते हो। मैंने वैसा ही किया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।